हम हमारे लिए एक झटका तो है, एक सबक भी है। और केदारनाथ में सत्ता विरोधी रुझान था, जबरदस्त रुझान था। हम वोटों को, सब जो सत्ता विरोधी थे उनको अपने साथ नहीं ला पाए। निर्दलीय बहुत वोट ले गया, तो हार का अंतर उसी से पैदा हुआ। मगर मुझे तकलीफ इस बात की है कि हमारी जो आंतरिक कमजोरी थी कहीं न कहीं, इसका हम आकलन करेंगे, मगर उसके साथ साथ उत्तराखंड के लोग, बात तो उत्तराखंडी सरोकारों की करते हैं, बहुत सारे सवाल हैं, और जिन सवालों को लोग उठा रहे हैं, जो सवाल उठे हैं केदारनाथ घाटी के और उत्तराखंड के, उन सब सवालों में मनोज रावत जो हमारे उम्मीदवार थे, वो एक बहुत सक्षम व्यक्ति, जिन्होंने निरंतर उन सरोकारों को उठाया है और उसके लिए संघर्षरत रहे हैं, तो लोगों ने उनको, मैं उम्मीद कर रहा था कि लोग उनके साथ सब एकजुट होंगे, तो वो एकजुट नहीं हम कर पाए, सत्ता विरोधी रुझान का फायदा नहीं उठा पाए। हाँ, मैं समझ नहीं पाया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है का नारे पर वोट हुआ, और महाराष्ट्र के जो यूटी के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, इस नारे का असर रहा है। खैर, बहरहाल ये दोनों नारे एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं, मगर ये नारे महाराष्ट्र में कारगर रहे और झारखंड में बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां, विपरीत रिजल्ट आए, एक विरोधाभासी रिजल्ट आए। तो जो चुनाव विश्लेषक हैं और जो लोकतंत्र के चीजों पर और नई इस तरीके के ट्रेंड्स पर अध्ययन करते हैं और चिंता व्यक्त करते हैं, उन लोगों को चाहिए, मैं उन लोगों से अपेक्षा करता हूं कि वो गहराई से इस स्थिति का विश्लेषण करेंगे कि इतना बड़ा विरोधाभास कैसे है। ये जो विरोधाभास दर्शाता है कि महाराष्ट्र के अंदर कोई और ऐसा फैक्टर रहा है जो 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 फैक्टर जो है महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत उनको दिलवा गया। ये कोई भी किसी से भी पूछ लेंगे तो लोग अजीत पवार के बजाय शरद पवार जी के साथ भावनात्मक हर रूप में दिखाई देंगे, लेकिन चुनाव परिणामों में अजीत पवार जी भी जो है गामा पहलवान बन करके निकले हैं। मतलब जो सबसे कमजोर कड़ी थी उनकी, वो कड़ियां मजबूत होकर के निकली है और अप्रत्याशित रिजल्ट आए हैं। तो उन रिजल्टों पर कांग्रेस तो विश्लेषण करेगी, गठबंधन भी विश्लेषण करेगा, और मगर देश के जो चिंतनशील लोग हैं, ये उनके सामने बड़ा प्रश्न है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी अन्य शक्ति जो है चुनावों को हाईजैक कर ले रही है ठीक मौके पर। देखिए, वो स्कीम लागू हुई बहुत समय नहीं हुआ था, और अकेले उस स्कीम की वजह से कोई अंतर पैदा हुआ है ये मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि अंतर बहुत बड़ा है, वो बड़े सेलेक्टिव तरीके से अंतर है। और ये कैसी स्कीम थी जिस स्कीम ने नांदेड़ में हमारे उम्मीदवार को, लोकसभा के उम्मीदवार को तो जिता दिया, लेकिन उस लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 8 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवारों और गठबंधन के उम्मीदवारों को चुनाव में पराजित कर दिया। तो लोकसभा में एक तरीके का मत और विधानसभा में बिल्कुल दूसरे तरीके का मत, इतना बड़ा अंतर पैदा नहीं होता है। तो कोई न कोई और फैक्टर है जिस फैक्टर ने, हम भी उस फैक्टर को खोजेंगे। क्या समाधान उस फैक्टर का भविष्य में निकाला जा सकता है, राजनीतिक दल के रूप में हम विश्लेषण करेंगे। और मैं समझता हूं जो विश्लेषक हैं राजनीति के, उन लोगों के लिए भी ये सवाल गंभीर, ये एक सवाल होना चाहिए जिस पर वो विचार करें। सर, यूपी के संभल में जिस तरीके से दिख रही है, जो एक मस्जिद के सर्वे को लेकर तमाम
देखिए, ये सुनियोजित तरीके का लगता है। अब एक जहां प्रोवोकेशन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक बार सर्वे हो चुकी थी, तो वहां इस तरीके से प्रोवोकेशन क्यों पैदा हुआ। अब तो कई तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं कि ये गोलियां कहां से आई, ये भी एक सवाल पैदा हो रहा है। तो ये और इसका लाभ किसको जा रहा है, ये भी एक सवाल पैदा हो रहा है। तो ये संभल एक चिंतनीय विषय है। यदि सुनियोजित तरीके से इस तरीके से दंगे करवाए जा रहे हैं तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।